हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेलवे वाले एग्जाम्स 2024-25 के लिए जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान में जो आपका सबसे ज़्यादा वेटेज का टॉपिक है, आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के पूरे पाठ्यक्रम को हमने यहाँ पर 5 सेट में पूरी तरह से कंप्लीट किया है, जो कि एक ही वीडियो में आपको पूरी तरह से कवर करवाने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को यहाँ पर हम जितने भी ट्रेंड जितने भी फॉर्मेट से आपको पूरी तरह से कंप्लीट करवाने वाले हैं, अगर इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में आपका स्कोर यहाँ से काफ़ी बेहतर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। देखिएगा दोस्तों, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की बात की जाए तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, और ट्रेबिरेनस, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने किया था। A to Z दोस्तों हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट कर रहे हैं। बेसिक से भी इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं, उनको भी पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, अगला पॉइंट है आपका, जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। हर फैक्ट हर कंटेंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लेटेरियम नामक पुस्तक लिखी है। ध्यान रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंटिन्यू दोस्तों यहाँ से भी बनते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा दोस्तों, अब सबसे पहले हम लोग दोस्तों जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के जितने भी जनक हैं डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पॉइंट हमारा जीव विज्ञान के प्रमुख जनक। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, आधुनिक वर्गीकरण का पिता तो लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट, आनुवंशिकी का जनक तो जॉन मेंडल को माना जाता है। अगला पॉइंट है आपका, द्विनाम पद्धति का जनक तो लिनियस को माना जाता है। नेक्स्ट, हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, भारत में हरित के जरांग दोस्तों तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का जनक तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक तो रामदेव मिश्रा को माना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। अगला पॉइंट, टीकाकरण का जनक तो एडवर्ड जेनर को माना जाता है, और जीवाणु विज्ञान का जनक दोस्तों तो ये ल्यूवेन हाक को माना जाता है। एक एक कंटेंट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला पॉइंट आपका है, जीव विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं दोस्तों यानी कि ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे। डायरेक्टली दोस्तों कंटिन्यू यहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा कोशिका विज्ञान यानी कि सेल बायोलॉजी की बात की जाए तो इसमें कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, आकारिकी विज्ञान की बात की जाए यानी कि मार्फोलॉजी की, तो इसमें दोस्तों जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। दोनों टेंट से ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली भी बन जाते हैं, और दोस्तों कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ये आकारिकी यानी कि मार्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है ये दोस्तों यानी कि इकोलॉजी, तो इसमें जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये एक्सप्लेन भी दोस्तों, डिफिनेशन भी इसका पूछा जाता है। नेक्स्ट, आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स की बात की जाए तो इसमें जीवों में पाई जाने वाली समानता, उसके बाद में विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, इसमें मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर हजारों बार पूछा जाता है, आप लोग जानते हैं। रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि का अध्ययन किया जाता है। पिसिकल्चर में बात की जाए दोस्तों तो इसमें मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में बात की जाए तो कॉको यानी कि फंगी का अध्ययन किया जाता है, और फाइकोलॉजी में बात की जाए दोस्तों तो इसमें शैवाल यानी कि एलिसी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, डेंड्रोलॉजी की बात की जाए दोस्तों तो इसमें वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अच्छे से हर कंटेंट को दोस्तों आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला है दोस्तों आपका पुष्प विज्ञान यानी कि एंथोलॉजी की बात की जाए तो इसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में बात की जाए दोस्तों तो इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी की बात की जाए तो इसमें हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी की बात की जाए दोस्तों तो इसमें तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी की बात की जाए तो इसमें एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन किया जाता है।
सारोलॉजी में दोस्तों छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में दोस्तों विभिन्न तरह के मृदाओं यानी भूमि का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी में दोस्तों सर्प विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अच्छे से इस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट रखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर पीडीएफ के बारे में बात होगी। पुनः हम लोग दोस्तों जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के अगले फैक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी एग्जाम्स में बात की जाए तो आपका एसएससी जीडी का पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट है। एक परफेक्ट दोस्तों सफिशिएंट पीडीएफ है आपके एग्जाम के लिए, जो कि आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। रेलवे में बात की जाए दोस्तों तो आरपीएफ कांस्टेबल व एनटीपीसी तथा ग्रुप डी का भी पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में इतना दमखम लगा दिया गया दोस्तों कि अगर आप लोग पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज करते हैं तो यहाँ से आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें दोस्तों पूरा आपका साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध भी आएगा, और पूरा दोस्तों आपका करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है, 100 रुपीज़ दोस्तों इसकी पेड फीस रखी गई है, जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कंटेंट को वन लाइनर क्वेश्चंस के जरिए कवर करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? तो कैरोलस लिनियस है, जिसको हम लोग दोस्तों साल भी कर चुके हैं। नेक्स्ट, लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? तो 2 वर्गों में। दोस्तों कंटेंट को हर फॉर्मेट हर ट्रेंड से दोस्तों प्रिपेयर किया गया है, जैसे कि आपके एग्जाम से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। आगे बढ़िएगा, पॉइंट आपका सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है दोस्तों? तो सर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। अगला, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी को। नेक्स्ट, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता और विवरण का। नेक्स्ट, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है? तो क्लोरोप्लास्ट है। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। और जीवन की मूलभूत इकाई यानी कि यूनिट क्या है दोस्तों? तो कोशिका ही है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो विटामिन बी का। नेक्स्ट, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैलोरी में। नेक्स्ट, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो डायलिसिस कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, कौन से रोग के उपचार में दोस्तों डायलिसिस किया जाता है? तो गुर्दे की खराबी में। नेक्स्ट, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुर्दा के। और डायलिसिस किससे संबंधित है? तो वृक्क से संबंधित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन दोस्तों, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? तो लैक्टिक अम्ल है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांघ में। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है। नेक्स्ट, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में। दोस्तों टॉपिक्स वाइज जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं, पूरी तरह से यहाँ पे हर टेंट हर फॉर्मेट से कंप्लीट करने का प्रयास किया गया है। आगे बढ़िएगा, पॉइंट है आपका, मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो 22। नेक्स्ट, मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। अगला पॉइंट है, मानव शरीर की सर्वाधिक प्रबल स्थित होती है? तो जबड़े में। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी। अगला, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सबसे पहले डैश कर दिया गया है, फिर रखा गया क्वेश्चन, आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं? तो जीन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है? तो अपने जीन का ही आधा हिस्सा। नेक्स्ट, गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो आनुवंशिक लक्षणों के संचरण से। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य मानव शरीर दोस्तों, मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होती है? तो टोटल 46। नेक्स्ट, बच्चे का लिंग निर्धारण किससे निर्धारित होता है दोस्तों? बच्चे का लिंग तो गुणसूत्र से। अगला, मानव शरीर की कोशिकाओं में डैश कर दिया गया है, पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कि टोटल 46। आगे बढ़ेंगे, डैश से आनुवंशिक गुणों के वाहक हैं, तब डीएनए है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आनुवंशिकता के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो ग्रेगर मेंडल ने। और मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ। चले जाते हैं दोस्तों हम लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के अगले सेट यानी कि अगले टॉपिक की ओर। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का दोस्तों अगला टॉपिक आपके सामने है, आपका सुपर टॉपिक है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी की बात की जाए दोस्तों, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीव तथा वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखेंगे, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1868 में रिटर ने किया था, ये इसकी डिफिनेशन है। नेक्स्ट,
पारिस्थितिकी के बारे में सर्वप्रथम विस्तृत जानकारी देने वाली वैज्ञानिक तो एर्नेस्ट हैकल हैं, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। अगला पॉइंट, इकोलॉजी की दोस्तों इकाई को इकोसिस्टम कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग दोस्तों सर्वप्रथम एजी टांस ने किया था, 1000 बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों। अब इकोलॉजी और आपका दोस्तों एनवायरनमेंट एक साथ जुड़ जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट यहाँ से निकलते हैं जो कि आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक जिसे लाल सूची भी कहते हैं दोस्तों, ये क्या है? तो संकटग्रस्त पशुओं पेड़ों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज है। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल आप लोग नाम सुने हैं, किस वर्ष में प्रभावित हुआ था? 2005 में। अगला, विश्व वेटलैंड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1986 में। नेक्स्ट, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। एनजीटी जरूर ध्यान रखें, का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? तो जैविक है और अजैविक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? तो सबसे पहले उत्पादक आता है, फिर उपभोक्ता आता है और फिर अवघटक आता है। नेक्स्ट, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम क्या है दोस्तों? द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी निम्न में से किनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो जीव और वातावरण के, ध्यान रखेंगे। मॉन्ट्रियल स्लेक यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? तो ओजोन अवक्षय तत्वों को कम करना, इसी के लिए दोस्तों ये किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, एक खाद्य श्रृंखला इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक है दोस्तों? तो उत्पादक के सबसे ज्यादा उत्पादक होते हैं, आप लोग जानते हैं। उसके बाद में उपभोक्ता होते हैं और लास्ट में दोस्तों सबसे कम अवघटक होते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जैवमंडल है। नेक्स्ट, एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या होगा दोस्तों? तो सबसे पहले घास ही रहेगी, उसको खाने वाला टिड्डा, टिड्डा को खाने वाला मेढक रहेगा और उसको खाने वाला सर्प रहेगा। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से। अगला है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। और शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78%, आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो नाइट्रोजन का ही है, हम लोग दे चुके हैं 78.08%। नेक्स्ट, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है दोस्तों नाइट्रोजन। हॉटेंस क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया गया है। अगला, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के। और यह खाद्य दोस्तों, एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय होता है। नेक्स्ट, परतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है दोस्तों, तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश ही रहेगा, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत दोस्तों तो 21% है। नेक्स्ट, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन दोस्तों वाली किन किरणों को रोकती है? तो पराबैंगनी किरणों को, आप लोग जानते हैं, अल्ट्रावायलेट। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। नेक्स्ट, सीएनजी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है? तो 78.08%। और सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों और उद्योगों में, ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हो दोस्तों। चलेंगे हम लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के अगले टॉपिक की ओर। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का अगला टॉपिक दोस्तों आपके सामने है। आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों विटामिन। तो इस टॉपिक को यहाँ पर आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन लगाया गया है, क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब दोस्तों विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट किया गया, अच्छे से कंसंट्रेट होकर आप लोग सॉल्व करेंगे। पहला, मछली के लीवर ऑयल में डैश कर दिया गया है, प्रचुर मात्रा में होता है तो विटामिन डी है। नेक्स्ट, घाव को भरने में सहायक विटामिन है तो विटामिन सी है। नेक्स्ट, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है तो भी विटामिन सी है। कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी। और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन ए, डी, के, ध्यान रखेंगे आप लोग। अभी सीट को दोस्तों आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे जहां से आपके एग्जाम से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इसमें विभिन्न विटामिनों के नाम दिए गए हैं, उनके बाद में उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं और कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है ये भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों विटामिन ए की, तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी व संक्रमणों का खतरा जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन बी1 की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन बी2 की बात की जाए इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी से क्लोसिस होता है। विटामिन बी5 की बात की जाए इसका रासायनिक नाम निकोटिनामाइड होता है। इसकी कमी से पिलाग्रा नमक रोग होता है। विटामिन बी12 की बात की जाए इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। इसकी कमी से प्रवासी आरक्तता होती है। नेक्स्ट,
विटामिन सी की बात की जाए दोस्तों तो इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी कमी से स्कर्वी व मसूड़े का फूलना जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसकी कमी से रिकेट्स यानी कि कुपोषण जैसे रोग हो सकते हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। आप लोग जानते हैं डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग जीव विज्ञान के अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक दोस्तों जीव विज्ञान का आपके सामने देखिएगा। ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वेल नायरे क्वेश्चंस के जरिए यहाँ पे कंप्लीट किए गए। आप अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन क्या है दोस्तों? तो ये एक प्रकार का हार्मोन है। अगला, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? वो एड्रेनलिन है। नेक्स्ट, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह क्या है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। आयोडीन युक्त हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? ग्लूकोजन है। अगला, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? गला में। नेक्स्ट, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? अग्नाशय में। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो मधुमेह का। और दोस्तों डेडेस करके दिया गया है, किस ग्रंथि को यानी कि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के अगले क्वेश्चन या फैक्ट या कंटेंट की ओर। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का दोस्तों अगला टॉपिक आपके सामने है, जहां पर आप लोग दोस्तों आविष्कारक यानी कि जो खोज करता है दोस्तों, इस टॉपिक को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये आपका चिकित्सा संबंधी खोज है। आप लोग जानते हैं सुपर क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए यहाँ से निकलते हैं जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन लगाया गया है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा टॉपिक है दोस्तों हमारा प्रमुख आविष्कार एवं उनके आविष्कारक। सबसे पहले इसमें खोज एवं आविष्कार के नाम देंगे, दूसरी तरफ उनके खोजकर्ता यानी आविष्कारक के नाम दिए गए हैं। बात कीजिए दोस्तों रक्त परिवहन या रक्त संचरण की, तो इसकी खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। इंसुलिन का टीका की खोज एफ वाइटिंग के द्वारा की गई थी। हृदय का परिवर्तन दोस्तों इसकी खोज डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने के द्वारा की गई थी। हैजे का टीका की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। डीडीटी की खोज दोस्तों डॉक्टर पाल मूलर के द्वारा की गई थी। अच्छे से आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लास के वीडियोस के टॉपिक्स आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। अगला, बेरी की चिकित्सा की खोज दोस्तों आइजक मेन के द्वारा की गई थी। डीएनए की खोज दोस्तों जेम्स वाटसन तथा क्रिक के द्वारा की गई थी। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना के द्वारा की गई थी। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहाक के द्वारा की गई थी। पेनिसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टेनर के द्वारा की गई थी। होम्योपैथी के जनक दोस्तों हैनीमैन माने जाते हैं। विटामिन की खोज दोस्तों फंक के द्वारा की गई थी। अब विटामिन में दोस्तों विभिन्न खोजकर्ता के नाम है, अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। बात की जाए दोस्तों विटामिन ए की, तो इनकी खोज दोस्तों मैक कोलन एवं एम डेविस के द्वारा की गई थी। विटामिन बी की खोज केवल मैक कोलन के द्वारा की गई थी। विटामिन सी की खोज एफ होल्स्ट के द्वारा की गई थी। विटामिन डी की खोज दोस्तों मैक कोलन के द्वारा की गई थी। चेचक का टीका जिसकी खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। अच्छे से ध्यान रखेंगे, आगे बढ़िएगा। अगला दोस्तों हार्डोफोबिया की चिकित्सा की खोज लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। मलेरिया की चिकित्सा की खोज डॉक्टर रोनाल्ड रस के द्वारा की गई थी। पोलियो ड्राप की खोज दोस्तों एल्बर्ट सोबिन के द्वारा की गई थी। पोलियो का टीका की खोज दोस्तों जानिस साल के द्वारा की गई थी। किडनी मशीन की खोज कोल्फ के द्वारा की गई थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज सेल्मन और वॉक्समैन के द्वारा की गई थी। विषाणु की खोज यूनोस्की के द्वारा की गई थी। टेरामाइसिन की खोज दोस्तों फिलने के द्वारा की गई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों आपका बीसीजी का जो टीका दोस्तों इसकी खोज ग्यूरिन कैलमेट ने की थी। टाइफाइड के जीवाणु की खोज रोबर्थ ने की थी। कैंसर के जीन की खोज रॉबर्ट बिनवर्ग ने की थी। और ओपन हार्ट सर्जरी की खोज वाल्टन लिलेहल ने की थी। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है। चलते हैं दोस्तों जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के अगले टॉपिक की ओर। अब यहाँ पर दोस्तों हम आप लोगों को 4 टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करवाने वाले हैं। यह दोस्तों विषाणु द्वारा जितने भी रोग होते हैं उनके नाम और प्रभावित अंग, और साथ में दोस्तों उन विषाणुओं के नाम। ऐसे दोस्तों सेकेंड जो टॉपिक है आपका जीवाणुओं द्वारा जितने भी रोग होते हैं उन रोगों के नाम, प्रभावित अंग व दोस्तों जीवाणुओं के नाम, और फिर परजीवियों द्वारा दोस्तों जितने भी रोग फैलते हैं उनके नाम, प्रभावित अंग और उन परजीवियों के नाम। फोर्थ जो टॉपिक है दोस्तों आपका यानी कि चौथा, उसमें दोस्तों डायरेक्टली आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं कौन कौन से जीव या कीटों के काटने से कौन से रोग फैलते हैं। जैसे कि पूछ जाता है दोस्तों सीसी मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है। ध्यान रखेंगे जो क्वेश्चन ट्रेंड पूछने का ध्यान रखेंगे दोस्तों। सबसे पहले डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है दोस्तों इनमें से कौन से रोग विषाणुओं द्वारा फैलते हैं, जीवाणु द्वारा, परजीवियों के द्वारा, इसको आप लोग कलेक्ट करेंगे। उनसे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी कि पोलियो रोग से हो गया, चेचक रोग से, खसरा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, और उन विषाणु जीवाणुओं के नाम। अच्छे से दोस्तों हर फैक्ट को आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं।
स्टार्ट करेंगे दोस्तों। बात की जाए दोस्तों विषाणु द्वारा जितने भी रोग होते हैं उनके प्रभावित अंग और उन विषाणुओं के नाम देखिएगा। सबसे पहले रोगों के नाम दिए गए हैं, प्रभावित अंग और विषाणुओं के नाम। बात की जाए दोस्तों एड्स की, तो इससे दोस्तों शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है और इसके विषाणु का नाम HIV है, ध्यान रखेंगे। डेंगू ज्वर से दोस्तों संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम आर्बो विषाणु है। नेक्स्ट, पोलियो रोग से हजारों बार पूछा गया है, आप लोग जानते हैं कि शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो गला भी होता है, रीढ़ भी होती है, नाड़ी भी होती है और इसके विषाणु का नाम एंट्रो विषाणु है। साथ में ध्यान रखेंगे दोस्तों पोलियो जो रोग है ये विषाणु के द्वारा फैलता है, डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। चेचक नामक रोग से दोस्तों भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, इसके विषाणु का नाम वेरियोला विषाणु है। छोटी माता नामक रोग से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इसके दोस्तों विषाणु का नाम वेरिसेला विषाणु है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे, रिवीजन जरूर करने हैं, बगैर रिवीजन के दोस्तों कुछ भी होने वाला नहीं है। आगे बढ़ेंगे। खसरा नामक रोग से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इसके दोस्तों विषाणु का नाम पैरेक्सो विषाणु है। हेपेटाइटिस या पीलिया की बात की जाए दोस्तों तो इससे शरीर का यकृत प्रभावित होता है, इसके विषाणु का नाम हेपेटाइटिस ABCD या E विषाणु होता है। रेबीज नामक रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, इसके विषाणु का नाम रैबिडो विषाणु है। और हर्पीस नामक रोग से त्वचा प्रभावित होती है दोस्तों, इसके विषाणु का नाम हर्पीस विषाणु है। ये थे दोस्तों आपको विषाणुओं द्वारा जितने भी रोग होते हैं उन रोगों के नाम, उनसे शरीर के कौन से प्रभावित होते हैं और उन विषाणुओं के नाम। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब जीवाणु द्वारा जितने भी रोग होते हैं उन रोगों के नाम देखेंगे, उनसे शरीर के कौन से प्रभावित होते हैं और उन जीवाणुओं के नाम देखिएगा। पॉइंट है आपका। सबसे पहले इसमें रोगों के नाम दिए गए हैं, प्रभावित अंग दिया गया है और जीवाणुओं के नाम दिए गए हैं। बात की जाए टिटनेस नामक रोग, जरूर ध्यान रखें। अब टिटनेस नामक रोग दोस्तों किसके द्वारा फैलता है, तो इस जीवाणुओं के द्वारा फैलता है, ध्यान रखेंगे। और इससे शरीर का कौन सा प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र है और इसके जीवाणु का नाम दोस्तों क्लोस्ट्रिडियम टिटाइनी होता है। नेक्स्ट, हैजा नामक रोग से आंत प्रभावित होती है, इसके जीवाणु का नाम उवियो कालेरी होता है। टाइफाइड नामक रोग से दोस्तों आंत प्रभावित होती है और इसके जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी होता है। क्षय रोग जिसे टीबी कहा जाता है, फेफड़ा प्रभावित होता है और इसके दोस्तों जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। डिप्थीरिया नामक रोग से श्वास नली प्रभावित होती है और इसके दोस्तों जीवाणु का नाम कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी होता है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका प्लेग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, प्लेग रोग का से दोस्तों शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है और इसके दोस्तों जीवाणु का नाम फास्चेरेला फेस्टिसिया अर्सेनिया होता है। काली खांसी नामक रोग से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, इसके दोस्तों जीवाणु का नाम बोर्डिटेल्ला पेस्टिस होता है। निमोनिया नामक रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है, इसके दोस्तों जीवाणु का नाम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होता है। कुष्ठ रोग से तंत्रिका तंत्र त्वचा प्रभावित होती है, इसके जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरिया लेप्री होता है। गोनोरिया नामक रोग से मूत्र मार्ग प्रभावित होता है, इसके दोस्तों जीवाणु का नाम निसेरिया गोनोरी होता है। और सिफिलिस नामक रोग से जननांग प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम ट्रिपोनिया होता है। यह आपका सेकंड टॉपिक था दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने जीवाणु द्वारा जितने भी रोग होते हैं उन रोगों के नाम, प्रभावित अंग व दोस्तों जीवाणु के नाम को भी पूरी तरह से कंप्लीट किए हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब परजीवियों द्वारा जितने भी रोग फैलते हैं उन रोगों के नाम, प्रभावित अंग व परजीवियों के नाम को कंप्लीट करेंगे। देखिए पॉइंट है आपका। सबसे पहले रोगों के नाम दिए गए, फिर प्रभावित अंग और दोस्तों परजीवी का नाम। बात की जाए मलेरिया नामक रोग से दोस्तों तो प्लीहा भी प्रभावित होता है, यकृत और RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स भी, और इसके परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम होता है। पायरिया नामक रोग से मसूड़ा प्रभावित होता है और इसके परजीवी का नाम एंट अमीबा जिंजेबिलिस होता है। निद्रा नामक रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है, इसके दोस्तों परजीवी का नाम ट्रिपोनोसोमा होता है। पेचिस नामक रोग से आंत प्रभावित होती है, इसके दोस्तों परजीवी का नाम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। यहाँ से अगला है कालाजार नामक रोग से दोस्तों अस्थि-मज्जा प्रभावित होता है, इसके दोस्तों परजीवी का नाम बालू मक्खी होता है। ये आपके दोस्तों परजीवियों द्वारा जितने भी रोग, उन रोगों के नाम, प्रभावित अंग व उन परजीवियों के नाम को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट किए हैं। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक यानी इसके चौथे टॉपिक की ओर, जहाँ पर जितने भी दोस्तों रोग फैलाने वाले कीट हैं अच्छे से आप लोग कंप्लीट करेंगे। डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं कि इनके काटने से कौन से रोग होते हैं। देखिएगा पॉइंट हमारा। अब एक तरफ कीटों के नाम देंगे, दूसरी तरफ रोगों के नाम जो इनके काटने से फैलते हैं। देखिएगा बात की जाए घरेलू मक्खी, बहुत सारे रोग इसके द्वारा फैलते हैं दोस्तों, जो कि अलग अलग ऑप्शन में दे दिए जाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इसके काटने से दोस्तों हैजा नामक रोग भी होता है, अतिसार भी होता है, कुष्ठ रोग भी होता है, टीबी भी होता है, टाइफाइड भी होता है और दस्त रोग भी होता है। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू और फिलपाव नामक रोग होता है। चूहा के काटने से प्लेग होता है। सीसी मक्खी के काट से निद्रा रोग होता है। सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी की बात की जाए, इसके काटने से दोस्तों काला अजार नामक रोग होता है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। खटमल के काटने से बुखार व कुष्ठ रोग होता है। लास्ट है दोस्तों जू, जिसके काटने से ट्रेंच बुखार होता है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के मोस्ट क्वेश्चंस को वन लाइनर क्वेश्चंस के जरिए कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन लगाया गया दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, यानी कि आयरन की कमी से। हम लोग वन लाइनर क्वेश्चंस को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा सीट अपने सामने करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा मूंगफली से। नेक्स्ट, रेड राट नाम आप सुने हैं दोस्तों, रोग किस फसल से संबंधित है, तो ये गन्ना से है। अगला, अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है, तो टमाटर की है। और कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है, तो ये आलू की है। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का होता है, तो धान का। भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है, पश्चिम बंगाल में। गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है, तो फफूंदी के। नेक्स्ट, हाइड्रोपोनिक्स क्या है दोस्तों, तो बिना मृदा के पौधों की खेती है। और फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर का कौन सा भाग खाया जाता है, वो पुष्पक्रम है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, टक फार्मिंग क्या है, तो व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की खेती है। पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है, लाइकोपिन के। नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष है। और लीची फल का खाने योग्य भाग होता है तो एरिल है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, नाशपाती यानी कि पियर का कौन सा भाग खाया जाता है, गुदेदार पुष्पासन है। नेक्स्ट, पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है, तो बीजों से। कुनैन प्राप्त होता है दोस्तों सिनकोना की छाल से, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है, तो छाल से। नेक्स्ट, तारपीन का तेल प्राप्त होता है वो चीड़ से। नेक्स्ट, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो ये फूल से। नेक्स्ट, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है, पत्तियों से। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, डार्विन ने। वंशागत के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं, आनुवंशिकी। और जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेमोग्राफी। नेक्स्ट, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका। आगे बढ़ेंगे, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन तथा क्रिक ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो लैमार्क ने। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन के सिद्धांत के जन्मदाता है, तो डी वरीज हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, परवाल यानी कि कोरल्स क्या है, तो एक समुद्री जीव है। नेक्स्ट, रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरिकल्चर। पित्त कहाँ पर जमा होता है, पित्ताशय में। पेसमेकर का संबंध किससे, हृदय से। और पेसमेकर का कार्य क्या है, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, किडनी में। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में। सफेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। कौन सा रक्त समूह सर्वगाराई AB और कौन सा रक्तवर्ग सर्वदाता है, तो वो है, ध्यान रखेंगे। शेरवरंग किससे संबंधित है, मस्तिष्क से। और एलिजा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए की जाती है, तो एड्स की पहचान के लिए की जाती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जोहानसन ने। नेक्स्ट, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तना है। हाइड्रोफोबिया क्या है दोस्तों, तो हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो विषाणु के द्वारा, ध्यान रखेंगे। डायनासोर थे मैसोजेक सरीसृप। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से। वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। और पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत है, ध्यान रखेंगे। तो यहीं पे दोस्तों विराम, इस वीडियो को हम विराम देना चाहेंगे। अगर और भी दोस्तों हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के टॉपिक्स को यहाँ पे ऐड करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।